छात्रों, नमस्कार। आजकल हम विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक के सत्रों में हमने बल को समझा और गति के लिए किस प्रकार का बल उत्तरदायी होता है इस तथ्य को समझा। साथ ही गति के नियमों पर हमने बातचीत प्रारंभ की थी। गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इन दोनों नियमों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज के इस सत्र में हम गति के तीसरे नियम का अध्ययन करेंगे। गति के तीसरे नियम के अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है उन पर बातचीत करेंगे और संवेग नामक राशि जिसका अध्ययन हमने किया था उसके संरक्षण की बात करेंगे। उसके संरक्षण का नियम होता है, उस संरक्षण नियम पे बात करेंगे और यदि समय ने इजाजत दी तो आंकिक प्रश्न को भी हल करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं एक बार आज का सत्र गति के दूसरे नियम के रिकैप से। मुझे उम्मीद है कि आप दोहरा रहे होंगे घर पे, और क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है और पुनरावृत्ति बहुत जरूरी है, इसलिए घर पे प्रत्येक दिन के लेक्चर को जो भी उसमें पढ़ाया जाता है, जो भी आप समझते हैं, उसका दोहराना आवश्यक है। तो आइए, गति का दूसरा नियम हमने क्या देखा था। हमने दूसरे नियम के अगर हम तथ्य पर कथन पर बात करें तो दूसरे नियम का कथन था कि किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। और इस नियम को हमने गणितीय रूप में व्यक्त किया था। गणितीय रूप में क्या निकल के आया था कि F इज इक्वल टू M इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब ये त्वरण क्या है? त्वरण को हम जानते हैं कि ये वेग में परिवर्तन की दर होती है, और जब हम इसे m के साथ गुणा कर रहे हैं तो m के साथ गुणा करने का मतलब क्या हो गया कि इस पूरी राशि को अगर m के साथ ले रहे हैं यानी m गुणा वेग में परिवर्तन की दर, इसका मतलब हुआ संवेग में परिवर्तन की दर। क्योंकि संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हमें इस पूरे राशि का मान कम रखना है, यानी संवेग परिवर्तन की दर को हमें कम करना है, तो हमें क्या करना होगा? समय का मान अधिक से अधिक लेना होता है। और समय बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं दैनिक जीवन में, आपको मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे पिछले सत्र में, कि जैसे हम क्रिकेट की बॉल को पकड़ रहे होते हैं, जब खिलाड़ी कैच करता है बॉल को, तो वो समय को बढ़ाने के लिए, और कौन से समय को बढ़ाने के लिए? वेग में परिवर्तन जो हो रहा है उसमें जो समय लग रहा है उस समय को बढ़ाने के लिए अपने हाथों को क्रिकेट का खिलाड़ी क्या करता है? गेंद को पकड़ते समय पीछे की ओर खींच लेता है, ताकि जो वेग हमारा बॉल का वेग हाथों में आने के बाद शून्य हो जाता है, उस शून्य तक जाने की प्रक्रिया में, यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उस प्रक्रिया में समय ज्यादा लगे। और समय ज्यादा लगेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि इस राशि का मान कम हो जाएगा और जो F उत्पन्न हो रहा है वहां पे, या बॉल के द्वारा हमारे हाथों पे लगने वाली चोट है, वो कम हो जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम क्या है कहीं ऊंचाई से कूदते हैं तो किसी गद्दे पर कूदना या भुरभुरी मिट्टी पे कूदना या फिर घास के ढेर पर कूदना सुविधाजनक होता है, कम हानिकारक होता है, बजाय किसके कि अगर हम सीधे पक्के फर्श पे कूद रहे हैं। तो उसमें भी यही तथ्य लागू होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम मिट्टी पे कूद रहे होते हैं या घास पे कूद रहे होते हैं तो हमारा वेग जो है टकराने के तुरंत बाद शून्य नहीं होता, जबकि वेग को शून्य तक पहुंचने में कुछ समयांतराल लग जाता है। यानी हम समय का मान बढ़ा रहे होते हैं। कौन से समय का मान? वेग में परिवर्तन के लिए लिए गए समय का मान। तो जब हम t का मान बढ़ा रहे होते तो इसका मतलब क्या होगा कि ये राशि कम हो जाएगी, और ये राशि कम होगी तो हमारा जो बल है वो कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो इसका मतलब चोट हमें कम लगेगी। तो ये अनुप्रयोग हैं गति के दूसरे नियम के। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि दूसरा नियम जो है वो संवेग पर निर्भर करता है। संवेग में परिवर्तन की दर को हम माप रहे होते हैं, और P जो है ये है
वस्तु का संवेग, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक इसमें है वो है संवेग का संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। यह नियम क्या कहता है कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, तो उसका संपूर्ण संवेग नियत रहता है। इसके कथन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो उसका संवेग जो है वो नियत रहता है, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि बाह्य बल का मान क्या है? शून्य है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि F बराबर 0 हो, बाह्य बल जो लगाया जाता है वो अगर शून्य है, यानी पिंड पर हम किसी भी प्रकार का कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? P का मान स्थिर रहेगा, नियत रहेगा। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग में होने वाला परिवर्तन जिसको हम डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं, ये शून्य होगा। यानी पिंड के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं। तो यह है, इसको, इस नियम को हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। इसे हम गणितीय रूप से भी समझ सकते हैं। और गणितीय रूप से समझने के लिए हम इसे गति के दूसरे नियम के आधार पर समझेंगे कि देखिए, दूसरा नियम क्या था? F बराबर m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये दूसरे नियम का गणितीय रूप हमने लिखा था। यहां पर हम इसे लिख सकते हैं कि यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, तो क्या होगा? m त्वरण क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर होती है। इसलिए हमने लिख दिया a का मान v माइनस यू अपॉन टी, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं गति के समीकरण। जब हमने अध्ययन किए थे तब भी हमने त्वरण के लिए यह सूत्र प्रयोग किया था। अब यहां पर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। m गुणा v माने m गुणा अंतिम वेग, और माइनस m गुणा u यानी m गुणा प्रारंभिक वेग। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो mv है, mv हमारा वस्तु का बाद का यानी अंतिम संवेग होगा, और mu क्या होगा? प्रारंभिक संवेग होगा। इसका मतलब mv माइनस mu को हम लिख सकते हैं क्या? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन माने डेल्टा p, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे टी। तो देखिए, हमारे पास क्या निकल के आया कि जो F है इज इक्वल टू डेल्टा पी बटे टी। ये वही कथन आ गया जो कि दूसरे नियम का
गति के दूसरे नियम का जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, क्या कि आरोपित बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये हमने देखा कि अपने आप हमने अगर F बराबर एम ए से शुरू किया तो ये हमारे पास खुद ब खुद निकल के आया। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि बाह्य बल लगाया ही नहीं जा रहा है, यानी F का मान अगर हम 0 रख दें तो क्या होता है, देखिए F की मान हम 0 रख देंगे तो 0 बराबर डेल्टा पी अपन टी, या हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डेल्टा पी क्या लिया हमने, डेल्टा पी माने संवेग में होने वाला परिवर्तन। जब संवेग में होने वाला परिवर्तन 0 है, इसका मतलब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि तो P क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। अब ये कंडीशन कब है, देखिए यहां पर कि यदि F बराबर 0 तो P क्या है, नियत है। इसका मतलब कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु का संपूर्ण संवेग नियत रहता है। यही क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है, जिसे हमने अभी लिखा था और समझा था। तो ये उसका गणितीय व्याख्या भी है और गणितीय रूप से हम इसे सिद्ध भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये था हमारा गति का दूसरा नियम, और गति के दूसरे नियम के बाद उसी पर आधारित संवेग संरक्षण का नियम और उसकी पुष्टि। मैं समझता हूं कि ये हमें अब तक क्लियर हो चुका होगा कि गति का दूसरा नियम क्या है और गति के दूसरे नियम के आधार पर हम संवेग संरक्षण का नियम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और संवेग संरक्षण के नियम का कथन है क्या। तो हम आगे बढ़ते हैं। गति के पहले नियम का और दूसरे नियम का तो हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम गति के तीसरे नियम की बात करेंगे। गति का तृतीय नियम, इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, और ये गति का तीसरा और अंतिम नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम का अगर सामान्य कथन में उल्लेख करूं तो सामान्य कथन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल यानी बराबर और अपोजिट यानी विपरीत। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी वस्तु पर क्रिया कर रहे हैं बल के रूप में, यानी अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर क्या कर रही है, बल लगा रही है, तो उसके विपरीत और बिल्कुल परिमाण में उसके बराबर क्या होगी, उस बल की प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा, यानी वो वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगा रही होगी। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी एक वस्तु द्वारा अगर दूसरी वस्तु पर आरोपित बल है, कोई बल आरोपित किया जा रहा है, तो उस बल की क्या हो रही होगी, प्रतिक्रिया भी हो रही होगी। जो प्रतिक्रिया क्या है, पहले वाले बल के बराबर होगी परिमाण में और दिशा में क्या होगी, उसके विपरीत होगी। इस नियम को भी हम दैनिक जीवन के अनुभवों या उदाहरणों के आधार पर समझ सकते हैं, और इसे समझना बड़ा ही आसान है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए घर में कोई बड़ा सा संदूक रखा है,
या घर में एक आपका जो बेड होता है जिस पर हम सोते हैं, कभी कभी कई मामलों में क्या होता है, हमें घर की में रखी भारी चीजों को खिसकाना पड़ता है। तो हम खिसकाते समय क्या करते हैं, अपने हाथों से उन्हें खींचने का जब प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। अगर हमें और अधिक बल लगाना होता तो क्या करते हैं हम, कि हम उसको पकड़ के अपने पैरों से जमीन को धकेलते हैं। आप इसको प्रयोग करके देख भी सकते हैं, और मुझे लगता है कई बार हमने इसको किया भी है। तो जब भी हम किसी भारी चीज को खींच रहे होते हैं तो हम चीज को खींचने के बजाय, उस वस्तु को खींचने के बजाय करते क्या है कि उस वस्तु को पकड़ के पैरों से जमीन को धकेल रहे होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो जमीन को धकेल रहे हैं अपने पैरों से, तो वो है एक प्रकार का हमारे द्वारा जमीन पर लगाया गया बल, जो यहाँ पे क्या है, क्रिया है। अब क्या होगा, गति के तीसरे नियम के हिसाब से उस क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। यानी जो जमीन है वो भी हमें पूरा संयुक्त रूप से क्या करेगी, धकेलेगी। संयुक्त का मतलब उस चीज के साथ जिस चीज को हम खिसकाना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि हम उस संदूक को या उस बेड को आसानी से खिसका पाते हैं। टांगा होता है घोड़ा गाड़ी, उसमें हम बैठते हैं, या घोड़ा जब क्या है, घोड़ा है, बैलगाड़ी है, या इस प्रकार की कोई भी गाड़ी है जिसको खींचा जाता है, हाथ की ठेली होती है जिसको मजदूर क्या करता है, खींचता है, उनमें भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। वास्तव में जो खींचने वाला है, चाहे वो घोड़ा हो या कोई व्यक्ति हो, वो क्या करता है, गाड़ी को पकड़ने के बाद पैरों से जमीन को धकेलता है। और जब वो पैरों से जमीन को धकेलता है तो वो क्या कर रहा होता है, क्रिया, यानी उसके द्वारा एक बल लगाया जा रहा है जमीन पर, और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो बल लगता है वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा। उस बल के कारण, उस जिसे हम क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया यहाँ पे कहेंगे, उस प्रतिक्रिया के कारण ही गाड़ी जो है आगे बढ़ती है। तो ये नियम दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और उदाहरण अगर मैं इसके लूं तो हम क्या कह सकते हैं कि नाव से किसी नाविक का या व्यक्ति का कूदना, जब पानी में कोई नाव है किनारे पर आती है तो क्या करते हैं, कूद कर हम तट की ओर आते हैं। तो आपने देखा होगा या अनुभव किया होगा कि जैसे ही नाव से व्यक्ति कूदता है तो वो क्या करता है, कूदने की प्रक्रिया में उसके द्वारा एक बल लगाया जाता है, किस पर, नाव पर। पैरों से नाव को एक तरह से धकेल रहा होता है वो, कूदने के लिए ये जरूरी है। अब क्या होगा कि उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही वो जो बल लगाया उसके कारण तो क्या होगा, नाव पीछे जाएगी और व्यक्ति आगे आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर क्रिया प्रतिक्रिया का ये सिद्धांत न हो तो व्यक्ति का कूदना संभव नहीं हो पाएगा। इसी तरह से कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में भी आता है कि बंदूक की गोली का उदाहरण, कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है या गोली चलाई जाती है तो होता क्या है, बंदूक से गोली चलाने की प्रक्रिया में सदैव क्या होता है कि जब गोली आगे बढ़ती है, जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। पीछे की ओर झटका लगना मतलब बंदूक से गोली छूटने की प्रक्रिया। देखिए ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। बंदूक से गोली कहां चलती है, आगे की ओर। इसका मतलब बंदूक जो है गोली पर क्या कर रही है, क्रिया
कर रही है, बल लगा रही है किधर, आगे की ओर। अब उसके क्या होगा, बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। इसका मतलब गोली भी क्या करेगी, बंदूक पर प्रतिक्रिया करेगी। कहाँ करेगी, विपरीत दिशा में, यानी पीछे की ओर। उसी प्रतिक्रिया के कारण बंदूक पीछे की ओर हटती है, जिससे जो है बंदूक चलाने वाले को क्या होता है, झटका महसूस होता है। कुएं से रस्सी के द्वारा जब हम पानी खींचते हैं, तो ये भी एक उदाहरण है, एक अनुप्रयोग है इस नियम का, कि अगर क्या कर रहे हैं, हम कुएं से पानी खींच रहे हैं, तो भारी बाल्टी जब क्या होगा, रस्सी के सहारे से खींची जाती है, तो खींचते समय बल संतुलन में होते हैं, यानी जो हम क्या कर रहे हैं, रस्सी पर क्रिया कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, बल अपनी ओर लगा रहे हैं। और बाल्टी भी क्या है, उसी मात्रा में बराबर और विपरीत दिशा में क्या कर रही होती है, प्रतिक्रिया कर रही होती है। तो दोनों बल क्या होते हैं, उस स्थिति में संतुलन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि एकाएक अचानक क्या रस्सी टूट जाए, तो क्या होता है कि रस्सी के टूटते ही जो बाल्टी द्वारा रस्सी ये द्वारा लगाई गई जो क्या है प्रतिक्रिया है, वो तो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और जिस बल से हम उसको खींच रहे होते हैं, उसके कारण स्वयं क्या होता है, पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये कुछ सामान्य से दैनिक जीवन के उदाहरण थे, इसमें हमारे पहले नियम पर, गति के तीसरे नियम पर आधारित, जिसको कहा हमने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस प्रकार हमने देखा कि गति के तीनों नियम कितने महत्वपूर्ण हैं और दैनिक जीवन में इनके क्या अनुप्रयोग हैं। इसी तरह से जो टक्कर होती है दो वस्तुओं की, उन टक्करों में संवेग की क्या स्थिति होती है, ये भी संवेग संरक्षण का एक अन्य रूप आता है हमारे पास। मान लिया दो गेंद हैं, ए और बी, ये एक दूसरे से आकर टकराती हैं, और ये टक्कर जो है आदर्श अवस्था में है। हम जो है घर्षण बलों को या अन्य बलों को जो है इनके, उनको अगर हम नगण्य मान लें, तो वास्तव में होता क्या है कि टकराने से पूर्व का जो कुल संवेग है, बराबर होता है टकराने के बाद के कुल संवेग के। यानी अगर टकराने से पहले इसकी जो वेग है वो यू ए है और यू बी है, तो हम कह सकते हैं कि टकराने से पहले का संवेग और इनके द्रव्यमान एम ए और एम बी हो, तो पहले के संवेग एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी बराबर होगा, बाद में अगर इनके वेग v हो जाते हैं टकराने के बाद, तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि टक्कर से पहले का कुल संवेग, दोनों बॉल का संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के कुल संवेग के। तो किसी भी टक्कर के दौरान पहले और बाद में संवेग नियत रहता है। ये था संवेग संरक्षण टक्कर में। तो ये जो आपका ये बल तथा गति के नियम संबंधी अध्याय है, ये इस जो हमारा टॉपिक है इसके साथ लगभग समाप्त होता है। आप इनका अभ्यास करेंगे और इससे लाभ उठा रहे होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। अगले सत्र में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।